हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों को बहुत बहुत वेलकम। और हम लोग अपना आज ये जो चैप्टर है या जो यूनिट है इसका अगला लेक्चर शुरू करेंगे। तो ये जो लेक्चर है इसको अब हम लोग देखते हैं क्या है, इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं, कैसे पढ़ना है। और इसे हम इस यूनिट को एक दो लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे। फिर आपका जो मेन मॉडलिंग पार्ट है वो स्टार्ट होगा। ये बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन ही है एक तरीके से, बस कुछ खास नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है आज का टॉपिक, उसको फिर पढ़ते हैं। तो ये देखिए आज का टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिज़ाइन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिज़ाइन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इससे नाम से क्या लग रहा है कि कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई डिसीजन ले रहे हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब अब समझ लेते हैं क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे कि अब डायरेक्ट में क्या कंसिडर करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, ठीक है, उसने एक पुरानी अपने पुराने एक जगह पे इस्टेब्लिश किया हुआ है जहाँ से हाईवे या रोड गई हुई है। अब एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है जो कि डाइवर्ट कर देगी लोगों का आना जाना। मेन ट्रैफिक अब दूसरे रूट से जाएगा और इस रूट से कम ट्रैफिक जाएगा। तो यहाँ पे ये पहला डायरेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ कि उन जो यूजर्स थे, अब उनको ये लंबा रूट नहीं लेना पड़ेगा बल्कि उनको अब एक शॉर्ट रूट मिलेगा। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ जो कि बेनिफिशियल हो गया। दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट। जो वहाँ पे बिजनेसमैन था या फिर जो वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, कुछ भी वहाँ पे जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो उनको अब वो ट्रैफिक नहीं मिलेगा जो वहाँ पे पहले जा रहा था। तो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया। तो यही मतलब था कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज एन इनडायरेक्ट एंड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। इसमें इफेक्ट कौन कौन करते हैं, बिजनेस ओनर्स, लैंड ओनर्स, ऑपरेटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और भी लोग हो सकते हैं, लोकल वेंडर्स, ये सब जो होते हैं ये सब इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट डिसीजंस क्या होते हैं। प्रोजेक्ट डिसीजंस वो होते हैं जो एक पूरा प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक एक प्रॉपर वे में कंडक्ट करा ले जाएं, वो होते हैं प्रोजेक्ट डिसीजन, जो कि हमें प्रोजेक्ट से पहले या ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या अप्रोच है इसकी, एक राशनल अप्रोच है। राशनल अप्रोच होती है जो कहती है कि इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन ऑन वेरियस पार्टीज, इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन ऑन वेरियस अफेक्टेड पार्टीज। तो ये क्या करती है, देखिए यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन इवेल्युएशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अंडर वेरियस अफेक्टेड पार्टीज। तो कौन कौन इफेक्ट हो रहा है, जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो ये राशनल अप्रोच है जो एक तरीके से राशन करती है जो हर तरीके के वर्ग, किस वर्ग के इंडिविजुअल्स को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, उन चीज़ों को एक रैशनल वे में पता करती है। अब जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग हैज़ डेवलप्ड ओवर द ईयर्स एंड इट इज़ नो लॉन्गर सीन एज अ प्रिपरेशन ऑफ सिंगल मास्टर प्लान। तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जो प्लानिंग होती थी वो कैसे होती थी कि एक पूरा मास्टर प्लान पहले बनाना है, फिर उसके हिसाब से स्टेप पूरे वही फॉलो करनी है जो कि जो हमने मास्टर प्लान में डिसाइड कर दिया है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, आज तक हम करते आए हैं उस तरीके का, लेकिन वो भी एकदम सेम टू सेम हमने डिटो कॉपी नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उसके बीच में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो जो डायनामिक्स है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए अब हम नहीं कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स को हम एज अ मास्टर प्लान चलाएंगे, बल्कि हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है वो प्लानिंग प्रोसेस जो है अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं और उसको हम एज अ प्रोसेस देखते हैं और ना कि उसको एज अ एक्टिविटी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इट इज नाउ अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स सीक्वेंस ऑफ डिसीजन taken at different moment of time with each decision affecting the other। तो ऐसे डिसीजन लेने हैं कि जो
दूसरे डिसीजंस को इफेक्ट कर रहे हो और बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं कि एक को खराब कर रहे हैं और दूसरे को सही कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि रैशनल यहाँ पे होना पड़ेगा, अगर एक खराब हो रहा है एक सही हो रहा है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो उस तरीके का हम, मतलब अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये समझ सकते हैं कि एक रैशनल अप्रोच फॉलो करना होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें प्लानिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पे द नेचुरल डायनामिक्स ऑफ सोसाइटी, चेंजेस इन इंडिविजुअल एंड डिसीजन मेकर्स एटीट्यूड्स, द occurrence of particular events and variations in resource availability are all such that decisions and their implementations evolve over time। तो ये जो कुछ मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस हैं जो कि बता रही हैं कि क्या चीजें हैं ऐसी जो चेंज हो रही हैं या फिर जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पूरा चेंज हुआ है ओवर द टाइम। ठीक है, अगला है डेफिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव इज इवन मोर रिलेवेंट। ठीक है, डायनेमिक रैशनैलिटी कहते हैं इसको। डायनेमिक रैशनैलिटी का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि यू हैव टू स्टिक टू ओनली वन प्लान, यू मस्ट फाइंड अदर अल्टरनेटिव्स, और उसको एक तरीके से ये करिए कि दोनों को कंपेयर करिए और चूज करिए कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, और फ्यूचर में इसमें इस प्रोजेक्ट में, किस प्रोजेक्ट में हम उसको नई इनोवेशंस लेके आ सकते हैं उसमें। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। दिस इज बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्चुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन रियल वर्ल्ड। तो ये रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन एक तरीके का है। अब जरा एक फिगर देखिएगा, ये फिगर, ये फिगर है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिजाइन एंड प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिजाइन एंड प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं, दो यहाँ पे टावर्स के तरीके बनाए गए हैं, दो टावर्स बनाए गए हैं, तो जरा देख लेते हैं क्या क्या है वो। पहला है राइट साइड पे, देख सकते होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रेंट एंड प्रोजेक्ट टाइप, और लेफ्ट साइड पे है डेफिनेशन ऑफ द एनालिसिस सिस्टम। तो ये जो राइट साइड का जो फ्लो चार्ट पूरा दिख रहा है सिस्टम डिजाइन में, ये सिस्टम डिजाइन से लेके चॉइस एंड एग्जीक्यूशन तक, ये है आपका डिजाइन प्रोसेस या प्लानिंग प्रोसेस, डिजाइन एंड प्लानिंग प्रोसेस है ये पूरा। और जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये पूरा प्रोसेस है मॉडलिंग प्रोसेस। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड इन द सेंस इस तरीके से होते हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसको हम बिना डिजाइन और प्लानिंग प्रोसेस के, डेटा के बिना नहीं कर सकते। तो हमें डेटा की सख्त जरूरत है। तो एक एक स्टेप को हम समझते चलते हैं इसमें, और क्या है वो भी देखते चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रेंट्स एंड प्रोजेक्ट टाइप्स। तो ये क्या कहता है कि पहले तो आप प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करिए कि प्रोजेक्ट क्या है। आपको रिपेयर एंड रिनोवेशन का काम है, नई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, क्या देना है उस पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो आप नया लगाना जा रहे हो। तो वो आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, ट्रैफिक सिग्नल्स के हैं, पैसेंजर्स के लिए है, पेडेस्ट्रियन के लिए है, या फिर व्हीकल्स के लिए है। तो हमने ऑब्जेक्टिव पहले देख लिया कि ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव मिल गया हमें कि इस ऑब्जेक्टिव पे हमें काम करना है। फिर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो जो उसमें बाधा उत्पन्न करे। जैसे जो प्रोजेक्ट, जैसे नया प्रोजेक्ट बनाना है आपको, नई रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसमें कंस्ट्रेंट क्या क्या आ सकते हैं कि सबसे पहले बजट का कंस्ट्रेंट आएगा, दूसरा रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट आएगा, तीसरा लेबर का कंस्ट्रेंट आएगा। ठीक है, और चौथा क्या हो सकता है कि स्किल्ड मैनेजमेंट का आएगा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वहां पे फिर बहुत सारे जितने भी आप कंस्ट्रेंट्स इमेजिन कर सकते हैं वो हो सकता है। और फिर आपको वो प्रोजेक्ट टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट आप किस टाइप का यूज कर रहे हो, कौन सा है, नया न्यू कंस्ट्रक्शन है या फिर रिपेयर है या फिर कुछ अलग ही फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वो टाइप को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतना हमें मिल गया डेटा, तो इसी को क्या, देखिए, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमें जो मॉडल बनाना है मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है, अभी हम सारे वो नेक्स्ट
यूनिट्स में कवर करेंगे कि मॉडल्स क्या हैं कैसे हैं, लेकिन बस एक जान लीजिए मॉडल एक प्रोटोटाइप तरीके से होता है जो कि ये करता है कि एक बड़े सिस्टम को छोटे सिस्टम पे लाकर या फिर एक छोटे लेवल पे लाकर या मैथमेटिकल फॉर्म की इक्वेशन में लाकर फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम उससे, या फिर प्रेजेंट सिनेरियोस के बारे में हम उससे जानकारी और निकाल सकते हैं। तो ये होता है मॉडलिंग। तो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्ट्रेंट्स को या प्रोजेक्ट टाइप को, तो यही डिफाइन करेगा क्या एनालिसिस सिस्टम की, हमें इसी सिस्टम की एनालिसिस करनी है। हमने प्रोजेक्ट जो डिसाइड किया यही हो गया हमारा एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, चलो भाई अब इतना समझ आ गया, तो अगला क्या है स्टेप वो देखते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस। अच्छा हाँ, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में हमने देखा कौन कौन से आते हैं। तो अब यहाँ पे दो तरीके के डिसीजन मेकर्स होते हैं, एक होता है पब्लिक डिसीजन मेकर, एक होता है प्राइवेट डिसीजन मेकर। तो अब इन दोनों का मैं कैसे समझ में आ सकता है, ये देखिए। जो प्राइवेट डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपना फायदा ही सोचते हैं, वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को। तो उनके जो उन उनके लिए जो क्या कह सकते हैं, ये कंस्टेंट आते हैं, वो जो कंस्टेंट आते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो 1 सेकेंड वेट। तो उसके लिए जो कंस्ट्रेंट होंगे वो होंगे objectives of private operator, for example, would typically include profit maximization. Constraint might include existing regulations, available budget, service, fair obligations, technical limits of the प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो बेसिकली वो अपना फायदा जनरेट जितना भी मिल जाए उसके लिए अपने कंस्ट्रेंट्स को देखेगा। और उसी की जगह पे अगर पब्लिक डिसीजन मेकर होगा तो पब्लिक डिसीजन मेकर लोगों के हित के लिए इंटरेस्टेड होगा, जैसे कि रोड स्मूथ हो, फेयर कम हो, सेफ्टी हो। तो इन चीजों को वो ध्यान देगा। ठीक है, चलो भाई अब ये समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। और ये मे बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स या फिर कंस्ट्रेंट्स जो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, या एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, चाहे डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो किसी को या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो। फ्रॉम मॉडलिंग पर्सपेक्टिव दीज फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस सिस्टम। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है एनालिसिस सिस्टम पर। अब अगला देख लेते हैं कि क्या है प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस। हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है। एक्टिविटी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लिखा हुआ है, ये अभी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि एक्टिविटी सिस्टम क्या होता है। वो सिस्टम जहां पर लोग रिसाइड कर रहे हो, कमर्शियल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल हो, ये क्या होता था, एक्टिविटी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता था, सप्लाई और डिमांड होती थी जिसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस करनी है, मतलब कि अभी प्रेजेंट का क्या हाल है यहाँ पर। तो वहां का डेटा कैसे मिलेगा भाई, स्टैटिकल डेटा हमें चाहिए, सेंसस डेटा चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, वहां पे रोड्स कितनी है वो चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल्स का डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए वो हमें वहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस अगर हमें मिल गई है तो हम एक मॉडल तैयार कर सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडल तैयार कर सकते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि ये बताएगा कि प्रेजेंट सिनारियोज के हिसाब से वहां पे बेस्ट सूटेड मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी है। वो लीनियर हो सकती है, वो डिफरेंट कर्व्स को फॉलो कर सकती है, वो डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। तो कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है ये हमें आगे सब मिल जाएगा देखने को। बस हमें इतना जान लीजिए कि यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल डायरेक्टली रिलेट करेगा किससे, प्रेजेंट सिचुएशन से। और इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर का डेटा। तो अगर हमें फ्यूचर, अब हम डिजाइन किस लिए कर रहे हैं भाई, डिजाइन इसीलिए कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर के बारे में पता लग जाए। तो फ्यूचर के बारे में पता लग गया, उसका डेटा आ गया, और फिर हम उसकी डिजाइनिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब था मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर द प्रेजेंट सिस्टम का।
तो अगला जो है हमारा वो है अल्टरनेटिव सिस्टम प्रोजेक्ट प्लान फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट को अगर जब अंडरटेक करना होता है तो उसके अल्टरनेटिव्स भी हमें देखने पड़ते हैं। तो जब हम अल्टरनेटिव्स की बात करें तो कॉस्ट के बेसिस पे और बहुत सेफ्टी के बेसिस पे बहुत हमें और भी अल्टरनेटिव्स देखने हैं, तो उस अल्टरनेटिव्स को हमें कंपेयर करना पड़ता है ओरिजिनल जो हमने प्रपोज किया हुआ है। अगर अल्टरनेटिव बेटर निकल के आता है तो फिर हमें फिर उस अल्टरनेटिव पे एनालिसिस करनी है, और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक हमें बेस्ट अल्टरनेटिव या फिर बेस्ट प्रपोज प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अल्टरनेटिव सिस्टम्स प्रोजेक्ट प्लान फॉर्मुलेशन, इसका भी एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। देखिए कंपेयर करने का तरीका क्या है, ऐसे अब मैं ये कह दूं कि 100 लोग के बारे में कंपेयर कर रहा हूँ और एक जगह पे 20,000 लोग के बारे में कंपेयर कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं बता सकता। एक मुझे मैथमेटिकल टूल चाहिए होगा, तो वो है मॉडल। अब वो मैथमेटिकल टूल से मैं हेल्प यूज करूंगा, उसकी हेल्प से दो मॉडल्स को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, और दोनों को बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम आगे देखेंगे मॉडल जब बनाएंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, तो उसमें हम क्लियरली समझ जाएंगे कि कैसे कंपेयर करना है दो मॉडल्स को और कौन सा बेटर है। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरिया सेट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स सेट होते हैं जिसपे हमारा प्रपोज प्रोजेक्ट या पूरा पूरा प्रोजेक्ट जो एक हमने डिफाइन किया हुआ है उसकी एक आउटपुट वैल्यू डिपेंड करती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके मॉडल्स बना के हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब हमें बेस्ट अल्टरनेटिव मिल गया है। तो हमने क्या किया उसके बाद, प्रोजेक्ट एनालिसिस एंड टेक्निकल असेसमेंट, कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो ये जो हमने पहले एनालिसिस की, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर किया, फिर चॉइस एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब चॉइस और एग्जीक्यूशन, अब कौन सा बेस्ट है उसमें से चूज किया और प्लान को एग्जीक्यूट करने की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पूरा जो प्रोसेस था हमने डिजाइन प्रोसेस देखा हुआ है। ठीक है, ये जो डिजाइन प्रोसेस है ये डायरेक्टली रिलेट, इसको हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं हम मॉडल्स बनाकर। और मॉडल्स में क्या बनाएंगे, मॉडल ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, मॉडल ऑफ द अल्टरनेटिव, फिर उसके बाद सिनेरियोज। क्या है ये सिनेरियोज, बताते हैं एक्सोजीनस वेरिएबल्स फॉर फोरकास्टिंग, वो वेरिएबल्स जो बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं, किस पे डाल रहे हैं, फोरकास्ट करने पे, जो जो उस प्रोजेक्ट में जैसे एक मेजर वेरिएबल्स जो होंगे जिसपे डिपेंडेंट होगा पूरा, क्या कह सकते हैं, आउटपुट जो डिपेंडेंट होगा, तो वो एक्सोजिनस वेरिएबल्स जो कुछ होंगे जिसपे डिपेंड करेगा। तो इनको ढूंढना भी बड़ी बात होती है, ये भी मिल जाना बहुत ही बड़ी बात होती है, तो इसको भी ढूंढना पड़ता है क्योंकि कौन सा वेरिएबल इफेक्ट डाल रहा है किस चीज पर, तो वो हम पढ़ेंगे उसको भी। तो ये टोटल था सिस्टम डिजाइन। अब इसकी क्या होती है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग बेसिकली ऐसा फेज होता है या मॉनिटरिंग होती है इसमें कि ये ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कोई भी जैसे चेंजेस हो रहे हैं तो उसको मॉनिटर करता है, और जैसे जो प्रोजेक्ट हमने डिफाइन किया हुआ था कि इस हिसाब से चलना चाहिए था उससे नहीं जा रहा है, बल्कि चेंज होकर के अपने दूसरी तरीके से, या फिर कोई हिंड्रेंस आ गई, कोई कंस्ट्रेंट आ गया, तो उसकी वजह से टाइम में मनी में कुछ इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, तो वो मॉनिटर करता है, हमारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में होती है। तो ये फिर उसी पूरे प्रोसेस को उस जो कंस्ट्रेंट आया है उसके हिसाब से चेंज करता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ठीक है, तो हम लोग ने अब ये देख लिया, अब इसको एक बार से फटाफट देख लेते हैं। In objective and constraint phase, the objectives of the decision maker and relevant constraints for the project are defined. ठीक है, जैसे कि criteria of new facilities over the long term or recognition of existing facilities in the short term, ये था। अगला है constraints के बारे में बात हुई थी, तो constraints क्या था, existing डिसीजन मेकर्स थे जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक थे। प्राइवेट क्या थे, प्राइवेट वो थे जो अपना प्रॉफिट के बारे में बात करते थे, और पब्लिक वो थे जो सेफ्टी, इकोनॉमी, इन सब के बारे में बात करते थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे अब क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन द एनालिसिस एंड द प्रेजेंट सिचुएशन फेज डेटा ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्टिविटी सिस्टम्स आर कलेक्टेड।
ठीक है, प्रेजेंट के हिसाब से कलेक्ट होता है। Data are used to analyze the present system state and identify its main deficiencies or critical points with respect to project objective and constraints। तो जो deficiencies होती हैं, जो कमियां होती हैं प्रोजेक्ट में, उसको क्रिटिकल पॉइंट्स कहा गया है। तो इसको और आइडेंटिफाई करना होता है। दिस क्रिटिकल एस्पेक्ट शुड बी करेक्टेड एंड मिटिगेटेड बाय द प्लान एक्शंस। तो इन्हें एक प्लान वे में मिटिगेट किया जाता है। दिस फेज इज आल्सो लिंक्ड टू बिल्ड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। देखिए वही चीजें हैं जो अभी हमने डायग्राम में पढ़ी हैं। फर्दरमोर द मॉडल्स ऑफन provide some system performance indicator, example flows, saturation level, generalized transportation cost by the OD pair। तो हमें ये origin destination studies से काफी डेटा जो मिल जाता है, जैसे flows, saturation level, generalized transportation system, इसको हम मॉडल बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ सिस्टम प्रोजेक्ट और प्लान, ये हमने पढ़ लिया। अब ये पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। Assessment and evaluation of alternative project require the prediction of relevant impact of their implementation. Most of the impacts can be forecast quantitatively using the mathematical models and their application methods that are described later। तो ये जो मॉडल बनाने के तरीके हैं, इनको हम इस बुक, इस चैप्टर या फिर इस सब्जेक्ट में ही पढ़ेंगे, बस आगे आएंगे वो सब। Assumptions are needed regarding the anticipated future structure of the activity system. Rather, the values of the variables are exogenous to the model। मतलब कि assumptions भी जरूरी हैं, और वो variables जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं मॉडल पे, वही हमें लेने होते हैं। जैसे कि कौन से, a set of consistent assumptions on the activity system is known as socio-economic scenario। जो assumptions हैं वो बेसिकली बेस्ड होते हैं socio-economic सिनेरियोस, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, द इवोल्यूशन ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल्स ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड्स डिपेंड ऑन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना रिलेटेड टू डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब होता है ये जो वेरिएबल्स हैं सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो हैं। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एरिया और अब इंडिविजुअल, और जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये बात हो गई है। तो डेमोग्राफिक क्या होता है, एक इंडिविजुअल की पर्सनल डिटेल्स, उसको कहते हैं डेमोग्राफिक। सोशल क्या होता है, जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसका। इकोनॉमिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ द एरिया, एरिया के बारे में बात हो रही तो एरिया, और इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही तो इंडिविजुअल। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड परहैप्स इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट दीज फिनोमिना विद प्रिसीजन। तो ये जो है बहुत ही इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते हो आप। कुछ चीजें जो नहीं कर सकते हो आप एकदम प्रिसीजन से, तो ये उन वेरिएबल्स में आते हैं। thus the usual practice is to consider a number of different future scenarios to assess the range of variation of the predicted impacts to check the robustness of alternative project with respect to the different scenarios। देखिए आप क्या है, अल्टरनेटिव्स की बात इसीलिए की गई थी। देखिए कि क्यों की गई थी, कि आपके पास कई अल्टरनेटिव्स हैं। पहला अल्टरनेटिव है जो वर्स्ट रिजल्ट दे रहा है, दूसरा अल्टरनेटिव है जो एवरेज रिजल्ट दे रहा है, तीसरा, चौथा, ऐसे 10 अल्टरनेटिव आपके पास हैं, जिसमें एक बेस्ट दे रहा है, फिर सब एवरेज है, फिर वर्स्ट दे रहा है। तो अल्टरनेटिव्स में आप वर्स्ट के लिए भी तैयार रहेंगे। ऐसा आपको क्या बोलते हैं कि अगर आप प्रिसीजन के साथ वेरिएबल्स को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो इसका कहने का मतलब बस यही था। ठीक है, तो हमें इतना समझ में आ गया, तो हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की भी बात की। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग क्या होता है, इज द सिस्टम ऑफ चेकिंग मेन स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूजिंग दीज चेक टू पोस्टेरियरी इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट इम्पैक्ट्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोजेक्ट के टाइम पे और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद भी जो चेंजेस हो रहे हैं वेरिएबल्स में, उनको भी ये नोट करता चलता है, और उनको चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करता चलता है इस चेंज को। मॉनिटरिंग कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई डिफिशियंसीज इन मॉडलिंग एनालिसिस एंड सजेस्ट
एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट। देखिए वही अभी हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। अब एक एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है उसको देख लेते हैं। तो द एनालिस्ट हैज अ टेक्निकल रोल इन phases of analysis, design and forecasting। ठीक है, आपका टेक्निकल रोल है एनालिसिस, डिजाइन और फोरकास्टिंग में। इट शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज दैट इन जनरल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियर डज नॉट हैव ऑल टेक्निकल स्किल। अब भगवान नहीं हो, आपको जितना पढ़ा आपने उतना ही आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको और स्किल्स भी चाहिए होंगे। तो वो कैसे मिलेंगी? इंटरेक्शन विद स्पेशलिस्ट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। तो आप ही को सब काम नहीं करना है, आपको इंटरेक्ट करना है बाकी लोगों से, जो जैसे जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उनसे बात करनी है, फिर उनको समझना है कि उनकी परेशानियां क्या हैं, उनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट डिजाइन करना है। तो इंटरेक्शन विद स्पेशलिस्ट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन, ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग और सोशल साइंसेज। ठीक है, पर्टिकुलरली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल सिस्टम। तो चेंजेस जो होंगे ये एक्सटर्नल सिस्टम को बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो आपको सबसे कंसल्ट या फिर एक बार उनसे उनकी राय जरूर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे डिजाइन प्रोसेस और डिसीजन मेकर्स। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सम एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस, क्या कह सकते हैं, डिजाइन प्रोसेस एंड मॉडलिंग या फिर प्लानिंग। तो उसको शुरू करते हैं। तो इसमें 4 तरीके के एप्लीकेशंस हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दूसरा है फिजिबिलिटी स्टडीज, तीसरा है टैक्टिकल प्लानिंग और चौथा है ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो इसमें एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं कि कहाँ किसका क्या एप्लीकेशन है। तो पहला है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म बोले तो 10 से 20 साल का जो प्लानिंग करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें हमें बहुत चीजें जरूरत पड़ती हैं, जैसे कि हमें पुराना डेटा जो मिलेगा, सेंसस डेटा, ट्रैफिक डेटा, वॉल्यूम या फिर फ्यूचर ट्रैफिक फोरकास्ट, जितने भी हमें जो डेटाज हैं वो चाहिए होते हैं ताकि हम फोरकास्ट कर सकें या हम पता लगा सकें कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और अलाइनमेंट हम किधर से लेके जाएं कि उस जगह पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग है ये 10 से 20 साल के लिए होती है और इसमें मॉडलिंग का यूज करते हैं हम लोग काफी चीजें पता लगाने के लिए, जैसे कि फोरकास्ट करना हो गया डेटा। और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इसमें इन्होंने कि इसमें कहा गया है जैसे अर्बन लाइंस हैं। तो अर्बन लाइंस में 2 तरीके की हैं। मान के चलिए कि ट्रांजिट लाइंस है जिसपे बसेस चल रही हैं और पब्लिक व्हीकल्स चल रही हैं, और दूसरा है एक नई सबवे प्रपोज कर दी गई है। ठीक है, तो सबवे जो प्रपोज की गई है वो बहुत लंबे प्लान के लिए ही की जाएगी, छोटे मोटे प्लान के लिए नहीं की जाएगी। तो अब इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा, अगर सबवे नहीं दिया तो इम्पैक्ट क्या होगा? तो ट्रैफिक बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर हम ये सबवे बना देते हैं तो ट्रैफिक का लोड कितना कम हो जाएगा, सबवे पे कितना जाने लगेगा, या फिर लोग सबवे को ही ज्यादा प्रेफर करने लगेंगे क्या, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ देंगे जो रोड से जा रही हैं या ट्रांजिट लाइंस को फॉलो कर रही हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। तो हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं कि फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी फुलफिल किया जा सके और जो हमारा प्रेजेंट है वो भी हैम्पर ना करे। ठीक है, तो एक तरीके से ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो हमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट भी जानना है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि एक एग्जांपल है उसको मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ, उसको सुन लीजिएगा। An urban transportation plan for a new subway line. The design elements will also include the surface transit lines, parking policy, fare policy, and so on. तो ये जो चीजें हैं वो अर्बन ट्रांसपोर्ट लाइंस ट्रांसपोर्ट प्लान इंक्लूड करेगा। Evaluation of lines effect cannot be limited to public transportation system because demand is split among modes may well change। मतलब कि अगर नई सबवे को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सबवे मतलब मेट्रो को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो अब मोड्स डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मोड डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर हम देखते हैं, उन चीजों का ही एनालिसिस करते हैं। अब इसमें
जो टाइम होराइजन होता है, जिस जिस टाइम के लिए हम लोग पूरा स्टडी करते हैं, वो पूरा समझ लीजिए बहुत वाइड होता है। पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट का टाइम लेके चलते हैं हम इसको। ठीक है, तो टाइम हमें पता लग गया कि पूरा लेते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी चीजों की डिटेल नहीं करते हैं इसमें, हम बड़ी चीजों को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो छोटी चीजें जैसे कि टर्निंग मूवमेंट्स कितने हैं, सिग्नल कितने टाइम तक जल रहा है, और 1 घंटे के अंदर जैसे मान लीजिए सुबह 3 से 4 के बीच में सैटरडे को वॉल्यूम क्या था, ये चीजें नहीं देखेंगे। हम ऑन अ ब्रॉडर स्केल देखेंगे, जो कि बड़ी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए अलाइनमेंट हो गया कि किस अलाइनमेंट पे लेके जाना है। ठीक है, दूसरा हो गया मेंटेनेंस हो गया, कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया। फोरकास्ट करेंगे कि उस टाइम पे जब हमारा फैसिलिटी बनेगा उस टाइम पे व्हीकल कितने होंगे, तो डिमांड हम फोरकास्ट करेंगे। इन चीजों को हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में डील करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है। अब फिजिबिलिटी स्टडीज क्या होती हैं? फिजिबिलिटी स्टडीज वो होती हैं कि भाई कोई हम एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं तो वो फिजिबल है कि नहीं, मतलब कि उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे वही चीज चेक करते हैं जो हमने अंडरटेक किया हुआ है स्ट्रेटेजिक प्लान्स को, तो हम उसको मॉनिटरी टर्म्स में या फिर उसकी प्रैक्टिकलिटी चेक करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें देखिए, बोल देते हैं, हम पढ़ देते हैं। असेसमेंट ऑफ टेक्निकल पॉसिबिलिटी, इकोनॉमिक वर्थ, प्रायोरिटी लेवल एंड एग्जीक्यूशन मोड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। तो ये चीजों का ध्यान रखते हैं उसमें कि इकोनॉमिक वर्थ क्या है, प्रायोरिटी कौन सी किसकी ज्यादा है। मतलब अगर 2-3 मोड की बात करें कि कार, बस या फिर मेट्रो, तो आप कौन सी प्रायोरिटी ले रहे हो, और एग्जीक्यूशन मोड की लास्ट में आपने मोड कौन सा प्रोवाइड किया। जैसे कि मान लीजिए आपने पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो आपने मेट्रो चलवाई है लास्ट में, या फिर आपने एक बस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है, तो ये कौन सा एग्जीक्यूट किया है फाइनली मोड उसमें। ठीक है, तो इसमें हमने 4-5 चीजें जो भी हैं वो इंक्लूड करते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इकोनॉमिक और पॉसिबिलिटी में हमने ये सब देखा हुआ है। पहले क्या करते थे कि अगर प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है तो हम उसके अल्टरनेटिव्स देखते थे। तो इसमें हमने क्या किया, अल्टरनेटिव्स को देखा, और अल्टरनेटिव्स में भी क्या देखा, परफॉर्मेंस और उसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें क्या क्या आ गए, लेआउट, कनेक्शंस, कैपेसिटी, सर्विस, परफॉर्मेंस, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल, टेक्नोलॉजी एंड प्राइसेस। इन्हीं चीजों की हमने बात की थी अभी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, तो इन चीजों को ही अल्टरनेटिव देखा जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब इसका टाइम होराइजन क्या होता है, मतलब कितने टाइम के लिए स्टडीज करी जाती हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा वाइड टाइम होता है। मतलब कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट जब तक चल रहा है तब तक, मतलब कि जब तक ऑपरेट कर रहा है तब तक का भी हम लेते हैं। अ, और इसका जो जोग्राफिक स्केल है, मतलब कितने स्केल पे वैलिड होता है, सॉरी, तो ये वैलिड होता है आपका पूरे अर्बन से रीजनल से नेशनल लेवल तक वेरी कर सकता है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडीज में हमने देखा ये चीज कि उसका प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाना पॉसिबल है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर कुछ लिखी हैं लाइंस, उसको देखते हैं। सम स्टडीज आर एम्ड एट असेसिंग द फाइनेंशियल वर्थ ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इन दिस केस फोरकास्ट, ट्रैवल डिमांड, यूजर फ्लोज, रेवेन्यू आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। ठीक है, तो जहां पे भी प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट लग रहा होगा फैसिलिटीज में और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में, वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग देखते हैं जो मेन बड़े बड़े मुद्दे हैं, ट्रैवल डिमांड, यूजर फ्लो, रेवेन्यू कितना प्रॉफिट आ रहा है, और एक्सटर्नल कंडीशन अंडर विच एक्सपेक्टेड डिमांड एंड फाइनेंशियल रिटर्न्स कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब कि बेसिकली प्राइवेट का क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्राइवेट जो होते हैं फर्म्स या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट जो होते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में ही ध्यान देते हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी एनालिसिस करते हैं। तो इसमें भी हम क्या छोटे मोटे चीजों को नहीं कंसीडर करेंगे, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या लॉन्ग टर्म स्टडी है। तो ये छोटी मोटी चीजों को, जो जैसे मिनट
एंड पे हो रही हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब होता है, अब हमारा अगला जो प्लानिंग है या फिर अगला जो एप्लीकेशन है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, तो वो है टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होता है? ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। छोटे टर्म के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो छोटे टर्म की प्लानिंग होती है, उनके लिए ये यूज होता है। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं और क्या बोलते हैं इसको, द डिजाइन ऑफ शेड्यूलिंग ऑफ प्राइसेस पॉलिसीज। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए जैसे छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट की बात करें तो मान लीजिए फेयर इंक्रीज करना है। ठीक है, तो फेयर इंक्रीज कैसे किया जाए? ट्रेन है या बस है, तो इन दोनों के फेयर को कैसे इंक्रीज किया जाए कि ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और रेवेन्यू भी जनरेट होता रहे। तो ये हम मॉडलिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं। हम एक प्रॉपर मॉडल बनाएंगे और इंक्रीज पता करेंगे कि किस लेवल से इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में। व्हीकल्स का जो रोड्स पर नंबर है उसका देखना है, कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहे हैं। और मनी की वैल्यू को चेक करेंगे। तो हम इन चीजों को जो अब यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को भी इंक्लूड करके हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो ये था टैक्टिकल प्लानिंग में बातें इसकी। अब अगला जो है वो है लास्ट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या होता है कि ये एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम या फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आता है। तो इसे कहते इसलिए हैं कि ये एक सिंगल व्हीकल या फिर सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे कंसंट्रेटेड रहता है। तो अब सिंगल मोड ऑफ व्हीकल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कार्स हो गई, तो कार्स को ही अब लेकर अब पूरा प्लानिंग करनी है, पूरी एनालिसिस करनी है, पूरा डिमांड फोरकास्ट करना है, मॉडलिंग करनी है, और हमें कार्स के बारे में जो फ्यूचर डेटा है, जो प्रेजेंट डेटा है, सब देखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ओनली द रोड सब सिस्टम इज कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक चीज को लिया हुआ है, रोड सब सिस्टम। ठीक है, रोड को ही लिया हुआ है और उसको ट्रैफिक कंट्रोल डिजाइन करने में, सिग्नल डिजाइन करने में सिर्फ रोड सिस्टम यानी कि नेटवर्क कैसे इंटरकनेक्टेड है, किस तरफ से कितना ट्रैफिक आएगा, तो उसको देखना है। मतलब एक सिंगल मोड को ही बस कंसीडर किया हुआ है, बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया हुआ है। और यहाँ पर हमने बड़े जो लेवल पे प्लानिंग चल रही थी उनमें जो मेजर चीजें हैं उनको कंसीडर किया था, और टैक्टिकल प्लानिंग जो थी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी, इसमें हमने छोटी जो लेवल की चीजें थी उनको भी इंक्लूड किया हुआ था। ठीक है, तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ये था आपका लास्ट एप्लीकेशन। चलिए, तो हम लोग अब अपना वो एप्लीकेशंस तो खत्म कर चुके हैं, बट अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स को कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिल सकती है, क्या जॉब्स वो देख सकते हैं। और बस ये आपका मतलब बेसिकली इस तरीके से इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या देख सकते हो आप अपने एज अ कैरियर। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है? देखिए, ये सब हमने पता है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये बस इसलिए कि आपका थोड़ा सा दिमाग खुले और आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है? एक्ट जो एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑब्जेक्ट और पैसेंजर्स। लेकिन इंजीनियरिंग अगर उसमें लग गया है तो इंजीनियरिंग का मतलब हो जाता है कि उसमें मैथमेटिक्स और साइंस भी लग गई है। तो मैथमेटिक्स और साइंस का यूज करते हुए हम ट्रांसपोर्ट करेंगे व्हीकल्स को। तो व्हीकल्स को और पीपल को तो हम शेयर करता हूं मैं। हम्म, जी, तो ये देखिए, अब ये ट्रांसपोर्टेशन का एक सर्कल जो बना हुआ है, ये बस दिखाने के लिए है कि ये समझ सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और कंजम्पशन कैसे होता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का। तो उसमें आप देख सकते हो क्या क्या इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, डिफेंस और कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व है। तो ये सब इंट्रोडक्शन था कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होती है, आप सबको आता है इतना। फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जरा ये देख लेते हैं, क्योंकि ये आप लोग के काम की है। तो
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो होता है, एक इंजीनियर क्या क्या कर सकता है, तो इंजीनियर एक ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिस्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन लॉयर हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानर हो सकता है और ट्रांसपोर्टेशन प्रोफेशनल हो सकता है। तो ये चीजें क्या है आप देख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिस्ट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन से के रिलेटेड पैसे से बातचीत करे। ट्रांसपोर्टेशन लॉयर मतलब जो नियम कानून बनाए ट्रांसपोर्टेशन को रिलेटेड, और बाकी सब आपको पता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोफेशनल्स मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के ही फील्ड में कुछ करे। तो एन इंजीनियर इन्वॉल्व विद वर्क रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन मे लाइक टू बी कॉल्ड अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर है वो किस किस फील्ड में काम कर सकता है, तो ये जो फील्ड्स लिखी हैं, हाईवे, एयर फील्ड, पेवमेंट इंजीनियर्स, ब्रिज डिजाइन इंजीनियर्स, कैनाल्स, लॉक्स, रेलवेज, पोर्ट फैसिलिटी, तो ये सब जो लिखा हुआ है ना, मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, ये सब क्यों कहा जा रहा है, मैकेनिकल क्यों कह दिया, क्योंकि मैकेनिकल में भी जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए एरोप्लेन्स की बात करें तो उनको भाई अब एक हैंगर चाहिए, हैंगर पे रखना है, तो वहां तक का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए होगी, उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर की यूज करेंगे। ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्लानर क्या करता है, देखिए इसमें चीजें लिखी थी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर और ट्रांसपोर्टेशन प्लानर। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग ही करेंगे एक तरीके से बेसिकली। तो a transportation planner deals with the improvement in existing facilities, planning of new facilities, transit system, route traffic, rearrangement of system। तो यही सब बातें अभी हमने जो की थी, किसमें की थी, जो सब्जेक्ट अभी हमने स्टार्ट किया है इसमें हमने ये सब पढ़ लिया है। तो प्लानिंग के में क्या क्या आप कैरियर एज अ परस्यू कर सकते हैं, तो कंसल्टिंग फर्म्स, सिस्टम प्लानर, लार्ज स्केल इंजीनियर, रेलवे, प्रोविंस, स्टेट प्लानर, रीजनल प्लानर, ये सब जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे चीजें, सिस्टम मेंटेनेंस शेड्यूलर, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एनालिस्ट, ये सब एक एज अ कैरियर आप चूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में। जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप जा सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी मेकर्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियर्स क्या होते हैं, सपोर्टिंग फील्ड्स क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो रीजनल डेवलपमेंट प्लानर्स ये क्या है, इसमें आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिस्ट, जो एक रीजन का डेवलपमेंट करते हैं, या फिर उसमें हाथ होता है, या फिर प्लानिंग फ्यूचर की देखते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियर्स एंड प्लानर्स, जिसमें कि देखिए हम लोग जो आते हैं सिस्टम इंजीनियर्स और प्लानर्स में, अब इसमें अर्बन प्लानर्स हो सकते हैं, स्टेट हो सकते हैं, नेशनल या स्ट्रेटेजिक प्लानर्स, जो हम लोग ने अभी बात की है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हुई है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन लॉयर्स और अदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये है रीजनल डेवलपमेंट प्लानर्स। तो अब इसमें से भी एक हमने ये हम इसमें आते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियर्स एंड प्लानर्स में। तो इसमें भी बाइफर्केशन जो हुआ है वो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड डिजाइन इंजीनियर्स, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इंजीनियर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर। तो ये भी फील्ड अब 3 पार्ट में बढ़ गई है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड डिजाइन में आता है वो आता है हाईवे इंजीनियर्स, ट्रांजिट इंजीनियर्स, रेल रोड एंड टर्मिनल इंजीनियर्स। फिर व्हीकल में अगर बात करेंगे तो रिलेटेड टू व्हीकल बात होगी, जैसे ऑटोमोटिव इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, रेल रोड, मरीन इंजीनियर्स। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर्स में रोड ट्रैफिक इंजीनियर, रेल रोड ऑपरेशन एनालिस्ट और ट्रांजिट सर्विस प्लानर्स। तो ये सब आप देख सकते हो कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियर या फिर प्लानर के जॉब्स होते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या था, सप्लाई और डिमांड था, तो उसमें कुछ क्या सपोर्टिंग फील्ड होते हैं, उसको सपोर्ट क्या क्या करते हैं, तो उसकी सपोर्टिंग फील्ड होती है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डिजाइन, जिसमें कि अब हेल्प करती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को बिल्ड करने में, वो क्या है, सॉयल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर्स, मटेरियल हैंडलिंग। तो ये सारे लोग हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बिल्ड करने में। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को कौन बिल्ड करता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी पर्सनल्स हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो ये सब सपोर्टिंग फील्ड है। इसको मेंटेनेंस करने वाले कौन होते हैं,
और ऑपरेशन मतलब कि इसको चलायमान रखने वाले कौन होते हैं, तो ये स्टैटिस्टिशियंस, ऑपरेशन रिसर्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो ये सब सपोर्टिंग फील्ड है, मतलब कि ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या प्लानिंग में सपोर्ट करते हैं। तो इतने सारे लोगों के, इतने सारे फील्ड्स के कोऑर्डिनेशन के बाद एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट तैयार होता है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये था एक आपका कैरियर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। अब इसके बारे में जिसको जो जानना है वो डीपली स्टडी कर सकता है उसकी, और हर एक फील्ड अपनी खुद में एक बहुत बड़ी रोड है, तो उसे आप एक को परस्यू करेंगे तो आप उसमें भी बहुत सी चीजें सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।